नमस्कार, TCP 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ वर्ष 2020 में 20वीं वर्षगांठ। आज इस पूरे छत्तीसगढ़ की बात को लेकर आज हमारे चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं रमेश नैयर जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्हीं से जानते हैं कि वर्ष 2020 और वर्ष 2000 से तब अब तक का कैसा था छत्तीसगढ़, इसको लेकर आज हम पूरी बात इनसे करेंगे। सर जी, आपका TCP 24 में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। अब अविभाजित छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं। अविभक्त मध्य प्रदेश के विभाजन से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की मध्य रात्रि को। तो संयोग से उस राज्य निर्माण में जब शपथ ग्रहण था पहले राज्यपाल का और फिर मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी का, तो उस वक्त मैं संयोग से उसका लाइव कर रहा था। तो वो मध्य प्रदेश का एक हिस्सा था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ बहुत उर्वर प्रदेश है। छत्तीसगढ़ में खनिजों का खजाना है और लंबे समय तक मध्य प्रदेश के कोष को, मध्य प्रदेश के खजाने को भरने के लिए छत्तीसगढ़ के खनिजों का दोहन किया जाता था। इसलिए इस क्षेत्र को एक धन धान्यपूर्ण गरीब क्षेत्र कहा जाता था। इसमें बड़ी संपदा है, बहुत संपदा का मालिक है, लेकिन गरीब है। तो ये जब निर्माण हुआ और इसका निर्माण की घोषणा की थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। मुझे वो दिन याद है जब वो रायपुर आए थे और उन्होंने कहा था कि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो जाएगा। अटल जी ने प्रधानमंत्री थे उस समय में। और 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2000 की मध्य रात्रि को पुलिस परेड ग्राउंड में पहले राज्यपाल शाह जी का, फिर पहले मुख्यमंत्री इनका अजीत जोगी का शपथ ग्रहण हुआ था। उस समय मैं संयोग से उस वक्त भी था, उसका लाइव मुझे टेलीकास्ट के लिए रखा गया था। तो ये एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें कि सब कुछ है, बिजली इसके पास सरप्लस थी, लेकिन यहाँ की गलियों में अंधेरा रहता था। बिजली बनती यहाँ पर थी और उसकी पूर्ति जो है वो मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में होती थी। इसलिए ये इस क्षेत्र में एक असंतोष था, मांग थी, पुरानी मांग थी। लेकिन उसके बावजूद यहाँ हिंसक आंदोलन कभी नहीं हुए और उसी को ध्यान में रखते हुए अटल जी ने यहाँ रायपुर में घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होकर के एक नया राज्य बनना चाहता है। और इतना शांतिपूर्ण ढंग से इन्होंने अपनी मांग को रखी है। बड़े धैर्य से आंदोलन का अहिंसक संचालन करते रहें, जो कि छत्तीसगढ़ का स्थायी भाव है। तो ये एक वो शपथ ग्रहण में संयोग से उस मैं भी एक पत्रकार के रूप में, और भी पत्रकार थे, मैं भी उसमें मौजूद था। सर, छत्तीसगढ़ उसमें पंडित श्यामाचरण शुक्ला और इन लोगों का क्या इसमें रोल था? और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए तो शुद्ध रूप से अटल बिहारी वाजपेयी, शर्मा जी का भी नाम आता है कि नहीं, वो सब लोग यहाँ के महापुरुष थे। सुंदरलाल शर्मा उनको बड़े तपस्वी थे और सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ की भाषा, संस्कृति, इन सब के लिए सारा जीवन, और छत्तीसगढ़ की अस्मिता को एक विशिष्ट पहचान है, लेकिन राज्य के रूप में उसे एक स्वरूप दिया जाना चाहिए, इसकी मांग उन्होंने की उससे पहले भी। लेकिन पंडित सुंदरलाल शर्मा उनमें से सशक्त हस्ताक्षर थे। और भी बहुत सारे लोग थे, केयूर भूषण थे, केंद्र में वो होते थे सांसद, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए उनका भी वो था। तो एक बड़ी बात ये थी कि जहाँ झारखंड और आपके उत्तराखंड में बड़े हिंसक आंदोलन हुए, बड़ी हिंसा हुई, छत्तीसगढ़ शांत प्रकृति का था। और अचानक उसे अटल जी ने जब आकर के घोषणा की तो उस समय में वो भी विस्मित रह गए कि यहाँ के लोग इतनी बड़ी घोषणा के बाद में भी केवल जय जयकार कर रहे हैं, नाच गान और ये सब कुछ हुआ बाद में सब कुछ। लेकिन यहाँ की जो मूल प्रकृति है बड़ी शांति की, कि छत्तीसगढ़ के बारे में 2-3 बातें बड़ी प्रसिद्ध है। एक तो ये बहुत धन धान्य पूर्ण धरती पर बना एक निर्धन राज्य है, था, अब तो नहीं है, उस वक्त था।
यहाँ के लोगों की व्यक्ति आय बहुत कम थी। कोयला यहाँ से जाता था, लोहा यहाँ से जाता था और वो बाहर के राज्यों में और देश में भी काम आता था। और ये प्रदेश अंधकार में रहता था। बिजली यहाँ बनती थी वो कोरबा में, और बाद में और थर्मल प्लांट्स और ये सब लगे कोल बेस, और ये मध्य प्रदेश के शेष हिस्सों में जाएगा। तो इसलिए यहाँ असंतोष तो था, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ आंदोलन किया पंडित सुंदरलाल शर्मा। असंख्य विभूतियाँ, क्योंकि वो सूची पत्र बन जाएगा, मैं नाम गिनाऊँगा, वो देश भी नहीं इस वक्त अपना। तो इस प्रदेश के अहिंसक आंदोलन को देखते हुए और इस प्रदेश में संभावना देखते हुए कि इतनी संपन्नता का स्वामी ये प्रदेश और यहाँ के लोग गरीब हैं, इस अमीर धरती के लोग गरीब हैं, तो अटल जी ने, मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने ये कहा था कि भाई ये प्रदेश बनने का हकदार है। जब उन्होंने घोषणा की थी उस वक्त संयोग से अन्य पत्रकारों की तरह मैं भी वहाँ पर मौजूद था और ये छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। निर्माण के वक्त भी अटल जी आए और ये 31 अक्टूबर 1999 और 1 नवंबर 2000 की मध्य रात्रि को 12 बजे इस राज्य के पहले राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उन सबकी शपथ दिलाई गई। और तब से इस राज्य ने विकास किया है, बड़ी लंबी छलांगें लगाई हैं विकास की राह पर, और यहाँ पर लगातार उद्योग पनपते गए और लगातार पनप रहे हैं। ये देश के समृद्ध राज्यों की श्रेणी में आ चुका है। तो एक वो देश वो प्रदेश जिसके बारे में जैसा मैंने अभी कहा उसको फिर से दोहराना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को अब जा कर के ऐसा लगता है कि वो संपन्न भी हैं, उनमें उनकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, उनकी आप देखिए खुशहाली आपको दिखेगी। छत्तीसगढ़ फिर भी शांत है। तो छत्तीसगढ़ में ये राज्य का निर्माण ये जब हुआ 2000 में, सन 2000 में, और बताया कि 1999 की मध्य रात्रि और 2000 की संधि बेला पर रात को, तो उसके बाद में ये लगातार बढ़ता चलेगा। तो जबकि उससे पहले भी यहाँ भिलाई स्टील प्लांट देश का सर्वश्रेष्ठ जो इस्पात संयंत्र था, भिलाई स्टील प्लांट यहाँ पर था। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोल खनन करने वाले कोल के डिपॉजिट्स कोरबा में और उधर छत्तीसगढ़ में थे। यहाँ का जो लौ अयस्क जिसको आयरन ओर कहा जाता है बेलाडीला में, वो विश्व के अत्यंत समृद्ध आयरन ओर्स में माना जाता है। और उनके ऊपर फिर यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ और वो कहावत जो अमीर धरती के गरीब लोग, वो भी धीरे धीरे अब हम देखते हैं पहले के पिछले 20 सालों में खुशहाली बढ़ी है। मैं साक्षी हूँ उस रात का भी जब इस राज्य की घोषणा हुई थी, जबकि राज्यपाल को दिनेश नंदन साहे को शपथ दिलाई गई थी पुलिस परेड ग्राउंड में। उसके बाद श्री अजीत जोगी को राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी मुख्यमंत्री की। तो उन सारी स्थितियों में छत्तीसगढ़ ने जिस तरह से अपना विकास किया है, छत्तीसगढ़ जिस तरह से आगे बढ़ा है, वो एक अपने आप में सफलता की अनूठी कहानी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को बहुत राजनीति को बहुत करीब से देखा। जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर भी बहुत जद्दोजहद थी। हाँ थी। उसी में क्या हुआ कि वास्तव में इसका जो लाइव टेलीकास्ट, आप लोग तो मीडिया वाले हो, लाइव टेलीकास्ट मुश्किल से आधे घंटे का था, क्योंकि वो शपथ दिलानी है, राज्यपाल को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शपथ दिलाएंगे और जो राज्यपाल हैं वो यहाँ के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर के एक द्वंद्व खड़ा हो गया। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी जी इनको बनाना चाहती थी अजीत जोगी को, और ये लगभग तय था। लेकिन विद्याचरण शुक्ल जी के साथ में जनसमूह था यहाँ का, और वो यहाँ के प्रतिष्ठित और स्थापित नेता भी थे। इन दोनों के द्वंद्व में जो रात को ठीक शपथ ग्रहण हो जानी चाहिए थी, वो उसमें विलम्ब हो गया। तो आधा घंटा पौन घंटा जो टला ये, उसमें फिर लाइव टेलीकास्ट जो आप लोग करते हैं ना, उसमें भी फिर ये नया अनापेक्षित
तो वो बड़ा स्मूथ सेलिंग होना चाहिए था, उसमें एक अनपेक्षित हुआ। और लेकिन उत्साह था, उत्साह के बावजूद भी उतना उत्साह नहीं था, उतनी भीड़ नहीं थी। अब क्यों नहीं थी उसका कारण अब ठीक नहीं है, उसको विवेचन करना एक कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन लोगों को राज्य मिलने का तो था, लेकिन कुछ बातों को लेकर के असंतोष भी था। सर, वर्ष 2000 की बात कर रहे थे हम। उस वक्त की राजनीति कांग्रेस में योगी जी और इनकी आपसी विवाद, सीएम को लेकर जद्दोजहद चलना। अब 2020 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तो तब का और आपके सफ़र में जो राजनीतिक दौर था छत्तीसगढ़ का, आप उसे किस तरह से देखते? देखिए, उसके बाद में 3 वर्ष मुश्किल से योगी जी रहे, उसके बाद में चुनाव हुए और राज्य का गठन हुआ, तो भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को, और 15 साल तक लगातार डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बने रहे यहाँ पर। अभी के चुनाव में, पिछले चुनाव में, उसमें कांग्रेस को बड़ा बहुमत, प्रचंड बहुमत मिला, और उसके नायक के रूप में हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। तो भूपेश बघेल ने भी जब कमान संभाली तो भी उतना ही उत्साह था, उतनी ही शांति थी, लेकिन जब राज्य निर्माण के बाद पहला मुख्यमंत्री बनता है तो वो एक अलग तरह की बात होती है, एक अलग तरह का उत्साह होता है। तो वो सारे दृश्य, वो सारी छवियाँ मुझे कल की बात लगती हैं, क्योंकि संयोग से उस वक्त भी मुझे कुछ के लिए लाइव टेलीकास्ट करना था, लाइव ब्रॉडकास्ट भी करना था, वो टेलीकास्ट के साथ में ब्रॉडकास्ट भी था। एक दौर था जब छत्तीसगढ़ को नक्सल प्रदेश कहते थे, तो उस वक्त जब नक्सली घटनाएं यहाँ पर जोर शोर से चल रही थी, एक वातावरण फैल गया था पूरे देश के अंदर कि जो छत्तीसगढ़ है उधर दरअसल नक्सलगढ़, इस तरह की जो एक मानसिकता लोगों के अंदर फैल गई थी। जी, ये बात सही है, उस बात का भी मैं साक्षी हूँ कि ये 25 मार्च 1966 को जब बस्तर के तत्कालीन पूर्व नरेश प्रवीर चंद्र भंजदेव की हत्या हुई थी, और उस हत्या के बाद में बड़ा असंतोष वहाँ पर पैदा हुआ और आदिवासी को दबा दिया गया ज़ोर ज़बरदस्ती से। लेकिन ये जो हमारे पड़ोस में आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद बहुत बुरी तरह से फैला हुआ था, तो वो लोग यहाँ पर दाखिल हो गए और उनको एक बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन मिली। हमारा जो अबूझमाड़ है वहाँ पर उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना लिया, और यहाँ पर आतंकवाद, माओवादी आतंकवाद, अब माओवादी कहते हैं, उस वक्त नक्सलवादी ही कहते थे, तो उसका एक ज़बरदस्त यहाँ पर उफान हुआ और बहुत भयानक, हर रोज़ हत्याएँ होती थीं। पुलिस वाले लोग ज़्यादा मारे जाते थे, आतंकवादियों के नाम से, नक्सलियों के नाम से भी लोगों को घेर करके पुलिस मारती थी। तो वो दौर बड़ा खूनी दौर था। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि जिस दिन यहाँ बड़ी तादाद में या तो पुलिस वाले न, मुझे याद है कि एक दिन में 60 से अधिक पुलिस वालों को नक्सलियों ने मार दिया था, बना करके, व्यू रचना करके। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में हादसा था, बहुत बड़ी दुर्घटना थी, और ये लगातार करीब करीब 1 दशक तक चला। तो वो उसके बाद में जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो शांति तो स्थापना हुई, लोकतंत्र की बहाली तो हुई, लेकिन वो जो आतंक था वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि हमारे बगल के इधर आपके गढ़चिरौली से आते थे, आपके महाराष्ट्र के, इधर से आपके आंध्र प्रदेश के आतंकवादी आते थे, और तेलंगाना के ख़ास तौर से। तो ये जो थे, तो इनके कारण यहाँ पर लगातार लगभग 1 दशक तक हिंसा का वातावरण बना रहा। सर, नक्सलवाद की बात आ रही है तो एक बात और, जो एक प्रश्न है वो निकल कर आता है, जो झीरम कांड की बात आ जाती है, इसमें कांग्रेस के नेताओं की पुस्त खत्म हो गई जी। तो इसको मतलब मुझे झीरम घाटी में बहुत नियोजित ढंग से आतंकवादियों ने पुलिस को घेर करके मारा था। पुलिस के पास उतनी तैयारी उस वक्त नहीं थी, या उनका इंटेलिजेंस, क्योंकि वो खबरें, वो बहुत बड़ी खबर थी उस वक्त की। तो वो जो हुआ था सडनली, और ये सारे जो आंध्र प्रदेश के और थोड़े से महाराष्ट्र के जो आपका
एक इलाका है, वहाँ के लोग भी थे। तो इन वहाँ के आतंकवादियों ने, जिनको उस वक्त नक्सलवादी कहा जाता था, आज हम माओवादी कहते हैं, उन्होंने पुलिस वाले 50 से अधिक पुलिस वाले एक ही मुठभेड़ में मार गिराए गए। बहुत बड़ा हादसा था ये। और मुझे उन दिनों की याद आने लगी थी कि जब मैं पंजाब में था तो वहाँ हर रोज़ खालिस्तानी आंदोलन में पुलिस वाले और सुरक्षा बल के लोग मारे जाते थे। तो ये लंबा अरसा यहाँ चला और ये एक बहुत शांत, समृद्ध और संपन्न प्रदेश उस दौर से भी एक वक्त तक गुजरा है। सर, वर्ष 2000 और वर्ष 2020 के बीच छत्तीसगढ़ की विकास की बात आती है तो ऐसी मानसिकता है, क्या ऐसा लगता है कि जो विकास होना चाहिए था इन 20 वर्षों में, क्या वैसा विकास हो पाया छत्तीसगढ़ में? विकास तो निश्चित रूप से हुआ है, इसमें दो राय नहीं, क्योंकि मैं तो साक्षी हूँ सारे वर्षों का। तो विकास तो हुआ है, सड़कें देखिए बनी हैं, और यहाँ जहाँ गांव तक सड़कें बनी हैं। पानी पीने का सुरक्षित पानी, क्योंकि यहाँ पर खबरें हुआ करती थी हर साल लोकसभा में, संसद में, कि इतने 100 लोग या इतने लोग केवल बस्तर में खूनी पेचिश से मर गए क्योंकि पीने का पानी नहीं मिलता था। तो पोर्टेबल वाटर, मतलब सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, गांव तक सड़क का निर्माण और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। और छत्तीसगढ़ के पास धन तो था ही, केंद्र ने भी दिया, लेकिन वैसे इसकी धरती के पास बहुत सारा धन है। यहाँ के बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूँ, उसको दोहराना नहीं चाहता। अमीर धरती के जो गरीब लोग थे उनमें भी थोड़ी सी समृद्धि आई और एक आत्मविश्वास आया कि हम एक राज्य हैं और हमारा विकसित राज्यों की श्रेणी में उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हम लोग खड़े हो सकते हैं। तो विकास तो उस दृष्टि से हुआ। तो जीरो से, और मतलब कहा जाए कि 90% 90 तक का छत्तीसगढ़, वर्ष 20 का वक्त चल रहा है, मतलब 20 साल छत्तीसगढ़ को हो गए हैं। सर, एक चीज़ और जहन में आती है कि सर बात आती है यूथ की, एम्प्लॉयमेंट की। जो आज का युवा जो आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का युवा भी बाहर की तरफ रुख मोड़ रहा है, बाहर के जो लोग हैं छत्तीसगढ़ की ओर आ रहे हैं। तो रोजगार की जो बात आती है, संसाधनों की बात आती है, उस पर छत्तीसगढ़ अभी कैसा है? छत्तीसगढ़ में रोज़गार बढ़े तो हैं, लेकिन बेरोज़गारी भी बड़ी, लोग ज़्यादा पढ़ने लगे हैं, नई संस्थाएं स्थापित हुई हैं, IIT भी बन गया है यहाँ पर। तो ये एक कल्पनातीत था ये, और शिक्षा का बहुत विस्तार हुआ है, हस्तकौशल का विस्तार हुआ है, स्किल्ड लेबर तैयार हुई है। और यहाँ के कारखानों में जो पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्ट्स थे उनमें 90% लोग पहले बाहर से आया करते, क्योंकि यहाँ पर उनको शिक्षण प्रशिक्षण का यहाँ के युवकों और युवतियों के लिए वो सुविधाएं नहीं थी, वो भी विकसित हुई। तो अब यहाँ के स्थानीय लोग भी खूब आने लगे। एक बहुत अच्छी, एक अद्भुत बात है छत्तीसगढ़ की। आप किसी भी राज्य में जाएं, आपको स्थानीय और बाहरी का द्वंद्व और संघर्ष दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ में ऐसा कभी नहीं रहा, अभी भी नहीं है और ना कभी रहा ही। तो ये इसका इतिहास जो है समन्वय का इतिहास है। तो समन्वय के इतिहास के कारण छत्तीसगढ़ का विकास हुआ। सबसे पहला स्टील प्लांट, देश का सबसे बड़ा और सबसे सफल स्टील प्लांट यहाँ पर भिलाई में लगा, बाकी बोकारो वगैरह में लगे, और सोवियत संघ के सहयोग से उस वक्त लगा था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बाद में फिर अटल जी ने भी इसके विकास के लिए बहुत प्रयास किए। और यहाँ जितने मुख्यमंत्री आए, मैं डॉक्टर रमन सिंह की भी प्रशंसा करना चाहूँ, क्योंकि मैंने निकट से देखा उनको, डॉक्टर रमन सिंह को। वो उनको इस प्रदेश के विकास के लिए निरंतर सोचते थे, मिला करते थे, बात करते थे। और वो अकेले मुख्यमंत्री थे जो टेलीफोन पर राह चलते भी मुझसे मोबाइल पर बात कर लिया करते, इसमें ऐसा क्या हो सकता है, इसमें ऐसा क्या किया जाना चाहिए। तो ये एक इस तरह का पारदर्शी मुख्यमंत्री होना और प्रदेश की समृद्धि के लिए, यहाँ के लोगों के रोज़गार के लिए, यहाँ की शिक्षा के लिए, कितने शिक्षा के संस्थान खुले हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। देखिए ना, हम लोग, हमारे साथ ही झारखंड बना, हमारे साथ ही उत्तराखंड बना, उनके विकास को मैं जाता रहता हूँ। उत्तराखंड तो नहीं गया हूँ, लेकिन झारखंड तो मेरा अक्सर जाना होता रहता। तो जो विकास छत्तीसगढ़ में हुआ है वो अपने आप में अद्भुत है।
सर एक बात और है, महत्वपूर्ण जो बात है कि हम बात करते हैं जैसे कि विकास की जो बात हो गई, और दूसरा एक महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ी भाषा की जो बात की, छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर काफ़ी समय से जद्दोजहद चल रही है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ मतलब उसकी भाषा की पढ़ाई। तो ये सब चीज़ों को लेकर इन्हें मतलब जैसे कि लगातार 20 वर्षों से छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर लड़ाइयाँ चल रही हैं। ये लड़ाई तो छत्तीसगढ़ी भाषा और छत्तीसगढ़ी संस्कृति को लेकर के तो कम से कम 100 साल से चल रही है, बहुत शुरू से। और आज़ादी के 60 साल में तो रहा ही है कि भाई यहाँ इतना समृद्ध प्रदेश है, यहाँ की संस्कृति इतनी वैभवशाली है, श्री राम का ये ननिहाल रहा है। और जितने महापुरुष हैं नाम गिनाइए तो पूरा पुराण कोश बन जाएगा, वो सब यहाँ के रहे हैं। और यहाँ के लोगों ने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया, स्थानीय लोगों ने कभी प्रतिरोध नहीं किया, आइए सबका स्वागत है, मिल कर के काम करिए, लेकिन यहाँ हिंसा नहीं चलेगी। तो यहाँ पर मुझे वो दिन भी याद आते हैं जब हम लोग आए थे। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण तो 2000 में हुआ, हम लोग यहाँ 57 में आए थे। 57 की वो संस्कृति कि छत्तीसगढ़ के बाहें सबको गले लगाने के लिए खुली रहती थी, यहाँ के द्वार जो हैं सबको घर में बुलाने के लिए खुले रहते थे। तो ये छत्तीसगढ़ी संस्कृति की विशेषता थी, और उसी के आधार पर ये राज्य बिना किसी प्रकार की हिंसा के, बिना किसी प्रकार के टकराव के बना। और उसके बाद भी यहाँ ये भेदभाव नहीं किया गया कि ये बाहर के हैं, ये स्थानीय हैं, जबकि ऐसा देश में मुझे नहीं दिखा और कहीं भी। सर छत्तीसगढ़ एक मतलब 20 वर्षों से देखा जाए एक लंबा रास्ता, समय के साथ साथ जनसंख्या दर भी बढ़ती गई, बेरोजगारी दर भी बढ़ रही है। तो सर इसमें आगे चलकर ये चीज़ें किस तरह से प्रभावी? देखिए, बेरोजगारी का एक तो ये है कि एक बड़ा कारण जो हमारे खनिज प्रधान या संपन्न क्षेत्र हैं, बस्तर है, बेलाडीला, ये सारा तो देश के सबसे बड़े, वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को उतना लाभ नहीं मिला जितना कि और लोगों ने आकर के लिया। इसलिए वहाँ थोड़ा सा असंतोष उठा, क्योंकि ये प्रदेश शांतिपूर्ण है, इसलिए वो टकराव की स्थिति नहीं आई। तो ये सरकारों ने, और अब भूपेश बघेल की सरकार ने भी स्थानीय लोगों को प्रोत्साहन दिया जाए, स्थानीय लोगों को पर्याप्त सुविधाएं दी जाएं, इसकी तरफ ध्यान दिया है। तो ये केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय का भी अद्भुत उदाहरण है। आपको यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है, ये जुबानी जंग जो है वो चलती रहती है, राजनीति में अखाड़ेबाजी चलती है, वो सबको करनी पड़ती है, और लोग सच भी मानते हैं उसका, भीतर का सच क्या है और बात दिखावे का सच क्या है। तो लेकिन उसके बावजूद ये बहुत एक शांत, और जो शांत होता है, जिसकी धरती में पानी होता है, जिसकी धरती में खनिज होते हैं, जिसके लोग भी पानीदार होते हैं, शांत प्रकृति के होते हैं, तो उस प्रदेश की विकास यात्रा भी अद्भुत होती है, और वो अद्भुत होती जा रही है। तो हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैयर जी। तो छत्तीसगढ़ के जो गठन को लेकर अब इनसे बात कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ का गठन और जो 20 वर्ष हो चुके हैं उसको लेकर जब इनसे बात कर रहे थे, किस तरह से कब छत्तीसगढ़, जब शुरुआती दौर पर छत्तीसगढ़ बना था, उसका जब गठन हुआ था, और आज वर्ष 2020 मतलब 20 साल हो चुके हैं, और तब का छत्तीसगढ़ कैसा है, और किस तरह से छत्तीसगढ़ की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य किस तरह का था, और वर्तमान जो दौर चल रहा है और आने वाला जो छत्तीसगढ़ का जो दौर होगा वह किस तरह से होगा।